आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार ने कहर बरपा कर रखा है। दिमागी बुखार से मरने वाले बच्चों की तादाद 125 से ज्यादा हो चुकी है। मरकजी वजीर सेहत ने भी बिहार में अमवात को लेकर मुजफ्फरपुर का दौरा किया, लेकिन अफसोस कि वजीर मौसूफ का दौरा भी बदइंतजामी को नहीं रोक सका और मासूम बच्चों की अमवात का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार बच्चों की अमवात रोकने में नाकाम क्यों है? पूरा सिस्टम जैसे ठप होकर रह गया है। खास बात यह है कि हर साल मौसम गर्मा में बिहार के कुछ इलाकों में दिमागी बुखार का कहर बरपा होता है और हर साल सैकड़ों मासूम मौत की नींद सो जाते हैं। सरकार और इंतजामिया के पास इस मर्ज से निपटने का कोई हल नहीं है या फिर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं। आखिर इन बच्चों के दर्द पर नीतीश कुमार अब तक खामोश क्यों हैं? मरकजी सरकार ने अब तक कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? और सबसे अहम सवाल यह है कि अस्पतालों में जो बदनज़मी और बद इंतजामी फैली है, इसके लिए किसे मोर्द इल्जाम ठहराया जाए? आज प्राइम डिबेट में इन्हीं तमाम सवालों को हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार से गुज़िश्ता कई दिनों में 100 से ज्यादा बच्चों की हलाकत हो चुकी है। इत्तलात के मुताबिक फिल वक्त रियासत के कई अजला में दिमागी बुखार फैला हुआ है और इस बुखार से मुतासिर अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कराया गया है। इंसेफेलाइटिस के अलामत वाले इस दिमागी बुखार से सबसे ज्यादा अमवात मुजफ्फरपुर, पटना और गया के अस्पतालों में हुई है, क्योंकि ज्यादातर इन शहरों में दिमागी बुखार के मरीज जेरे इलाज हैं। इत्तलात के मुताबिक 15 बरस से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी की गिरफ्त में हैं, लेकिन इस बुखार के सबब मरने वाले बच्चों में बेशतर की उम्र 1 बरस से 5 बरस के दरमियान है। जो बच्चे इस बुखार की गिरफ्त में हैं, इनको तेज बुखार और उल्टी दस्त की शिकायत होती है और इसके बाद बुखार इतना तेज हो जाता है कि वो इनकी मौत का सबब बन जाता है। इन्हीं अलामतों की बुनियाद पर डॉक्टर इसको इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी बताते हैं, लेकिन अब तक हुए लैब टेस्ट के बावजूद इस वायरस की सही पहचान नहीं हो पाई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 16 बरसों में तकरीबन हर बरस इसी मौसम में इस बीमारी की शिद्दत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर इलाके तक सबसे ज्यादा देखी जाती है। रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार का कहना है कि बेशतर मामलात में बीमार बच्चों को अस्पताल ले जाने में ताखीर इनकी अमवात की वजह बनती है। इसलिए मुतासरा अजला में डॉक्टरों की टीम बनाकर गांव-गांव का दौरा करने और इस बीमारी में मुब्तला बच्चों और लोगों को तिब्बी मदद फराहम करने का इंतजाम किया गया है। वाज़ेह कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बेशतर देही इलाकों में सरकारी सतह पर तिब्बी इमदाद में कमी और गांव से अस्पतालों का दूर होना इन बच्चों की अमवात का सबब बताया जाता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर सही वक्त पर इस बुखार की जांच हो जाए तो मरीज को बचाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार बच्चों की अमवात रोकने में नाकाम क्यों है? पूरा सिस्टम जैसे ठप होकर रह गया है। खास बात यह है कि हर साल मौसम गर्मा में बिहार के कुछ इलाकों में दिमागी बुखार का कहर बरपा होता है और हर साल सैकड़ों मासूम मौत की नींद सो जाते हैं। सरकार और इंतजामिया के पास इस मर्ज से निपटने का कोई हल नहीं है या फिर सरकारें अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही हैं। आखिर इन बच्चों के दर्द पर नीतीश अब तक खामोश क्यों है? मरकजी सरकार ने अब तक कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया? और सबसे अहम सवाल ये कि अस्पतालों में जो बदनज़मी और बद इंतजामी फैली है, इसके लिए किसे मोर्द इल्जाम ठहराया जाए? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जाहिर सी बात है कि आज प्राइम डिबेट में हम जिस इशू पर बात कर रहे हैं, यह इशू कोई नया नहीं है, क्योंकि जब जब गर्मी का मौसम आता है तब तब हम देखते हैं कि बिहार के कुछ इलाकों, खासतौर से मुजफ्फरपुर की अगर हम बात करें या यूपी में अगर हम गोरखपुर की भी बात कर लेते हैं, तो इन इलाकों में इंसेफेलाइटिस का कहर हर साल होता है और हर साल जब यह मर्ज बढ़ता है, मासूमों की जानें जाती हैं, तो हर साल हमारे जो लीडरान हैं, हमारी जो सरकारें होती हैं, वो बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन वो वादे वफा नहीं होते हैं और जब ये मौसम चला जाता है, इसी तरह
तमाम सरकारें, तमाम हमारे नेता, हमारे रहनुमा अपने वादे भी एक तरह से भूल जाते हैं। और आज फिर जब मुजफ्फरपुर में एक तरह से जो दिमागी बुखार है वो मुंह फैलाए खड़ा हुआ है, हमारे सैकड़ों बच्चों को अब तक यह बुखार निगल चुका है और लगातार अमवात का सिलसिला जारी है। ऐसे में सरकार पर, इंतजामिया पर फिर से सवाल उठ रहा है। हम प्राइम डिबेट में इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। असलम आजाद साहब लीडर हैं जेडीयू के, मेरे साथ बिहार से जुड़े हुए हैं। देवराज सिंह जी सियासी तज्ज़ियानिगार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब सीनियर सहाफी हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। इनके अलावा कुछ और मेहमान भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। मैं सबसे पहले असलम आजाद साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि आखिर बिहार में एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, इंसेफ्लाइटिस या दिमागी बुखार की अगर हम बात करें तो कहर बरपा है। लाख दावे सरकार कर रही है, लाख कदम उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इस पर काबू नहीं पाया जा रहा है। असलम साहब, मैं बिल्कुल आपकी बातों से इत्तेफाक करता हूं। ये कहर है, ये तो कहिए कि एक तरह का कहर ही नहीं, कहर इलाही है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि तकरीबन 120 बच्चे मौत के मुंह में समा चुके हैं। जहाँ तक सरकार का मामला है तो सरकार को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है और होना भी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं, ख़ास तौर से वज़ीर सेहत को या महकमा सेहत के अफसरान को, उनके जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। जहाँ तक वज़ीर आला की बात है, वज़ीर आला तो खुद नहीं जा सके हैं, चूँकि वो दिल्ली में क़याम पज़ीर रहे हैं और वहाँ मीटिंग में उनका रहना ज़रूरी था। लेकिन वो दिल्ली जाने से पहले और आने के बाद वो सारे मसाइल से वाकिफ रहे हैं, मॉनिटरिंग करते रहे हैं। आपके शायद नॉलेज में होगा कि आने के बाद फौरन आला सतही उन्होंने मीटिंग बुलाई है और इस मसले पे गुफ्तगू की है और सख्त से सख्त कार्रवाई करने का भरोसा उन्होंने दिलाया है, अगर किसी ने गैर जिम्मेदारी का सबूत जो है पेश किया है तो। लेकिन असलम आजाद साहब, यहां पर सवाल ये उठ रहा है कि इस सरकार की संजीदगी एक तरह से जाहिर हो रही है कि सरकार कितना संजीदा है इस बड़े इशू को लेकर। नीतीश कुमार जी, जब रियासत में आफत आई हुई है, मासूम बच्चों की जानों पर बन आई है, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं। अश्विनी चौबे जी जो कि मंत्री हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो रहे हैं और जनाबे वाला देखिए कि आपके एक और मिनिस्टर वो क्रिकेट मैच के स्कोर को पूछ रहे हैं। ये संजीदगी है बिहार की सरकार की, असलम आजाद साहब, और ये सच्चाई है बिल्कुल। नहीं, मैं इसका मुझे भी एहसास है और सरकार के भी जिम्मेदारों को एहसास है, वज़ीर आला को एहसास है। देखिए, मैं बता दूं कि वज़ीर आला दिल्ली में थे, वो तफरीह के लिए नहीं गए थे, नीति आयोग की मीटिंग में गए थे और उनका रहना वहाँ नागुज़ीर था, इसलिए कि बिहार की जो बदहाली है, उनकी पसमानदगी है, उनके जो मुतालबात थे उनको रखना था और जाहिर है कि उनकी मौजूदगी वहाँ ज़रूरी थी, इसलिए वो वहाँ गए और फौरी तौर पे वहाँ से उनकी वापसी हुई। और वापसी के बाद उन्होंने पहला ये काम किया कि उन्होंने अफसरान की मीटिंग बुलाई है और उस सिलसिले में जो है उन्होंने सख्त हिदायत भी जारी की हैं और हम ये समझते हैं कि जो गैर जिम्मेदार अफसरान हैं, नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर औरंगाबाद जाने की जहमत नहीं करेंगे। असलम आजाद साहब, नहीं, दो हफ्ते से ज्यादा गुजर गए इस पूरे अहम इशू को। मैं बता दूं कि नीतीश कुमार नहीं, मैं एक बात बता दे रहा हूं कि वो मुजफ्फरपुर भी जाएंगे और औरंगाबाद भी जाएंगे। शायद आपको पता होगा कि वजीर सेहत औरंगाबाद गए हैं आज जो है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो रहे हैं। वजीर सेहत गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सो रहे हैं। ये संजीदगी है सरकार की। मैं इस बीच मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर एम वली साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। डॉक्टर एम वली साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं थैंक यू। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। जो सिचुएशन है, जो मौजूदा जो हालत है बिहार में और खासतौर से मासूम बच्चों के साथ,
क्योंकि ये बिल्कुल नया मसला नहीं है मुमताज आलम रिजवी साहब। हम देख रहे हैं कि 15-20 साल से इस तरह हर साल होता है, हर साल मासूमों की जान जाती है, लेकिन उस पर सरकारें कितना संजीदा हैं या सिस्टम हमारा कितना संजीदा है, ये बिल्कुल जाहिर करता है। और शायद यही वजह है कि हमारी सरकारें संजीदा नहीं है, इसी वजह से बार बार इस तरह की आफत आ रही है। नहीं, बिल्कुल ये जो आपने बात कही है इसमें कोई शक नहीं है, ख्वाह वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या दूसरे सूबे हो, वहाँ के जो सरकारी अस्पतालों की हालत है और गैर जिम्मेदाराना जो रवैया वहाँ का होता है वो किसी से पोशीदा नहीं है, वो किसी से पोशीदा नहीं है। अब चूंकि अभी बिहार का मामला आया है और वो हाईलाइट हो रहा है, इसलिए वहाँ की चीज़ें तमाम खुलकर के सामने आ गई। लेकिन अगर हुरैरा साहब आप देखेंगे तो हर जगह की यही हालत है, वहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं है। और सरकार बिल्कुल जब भी कुदरती आफात हो, चाहे वो जलजला हो, चाहे वो सैलाब हो, और चाहे इस किस्म की बीमारियां हों, जब सर पर सवार हो जाती हैं और मौत का लाशों का अंबार जब लग जाता है, तब इनकी आंखें खुलती हैं। और अब भी न खुले अगर मीडिया इस पे न बोले, क्योंकि मीडिया में ये चीजें हाईलाइट हो रही हैं, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो रही हैं और पोल खुल रही है हुकूमत की, तो इसलिए जो है ये उस पे थोड़ी बहुत बात हो रही है और वहां पे पहुंच गए हमारे वजीर सेहत, वरना शायद वो आप कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस वो घर में सोते रहते। तो अच्छा, इन लोगों को, ऐसे लोगों को वजीर बना दिया जाता है कि जो वाकिफ ही नहीं, जिनको दिलचस्पी ही नहीं कोई है? तो यही होगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दिलचस्पी। मुमताज आलम रिजवी साहब, आप दिलचस्पी की बात कर रहे हैं। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा था और उसमें मंत्री जी स्कोर पूछ रहे थे, शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए, आपकी रियासत के मासूमों की जान पर बनाई है। दरअसल बात यही है कि इनको कुछ परवाह ही नहीं है। इनको अगर परवाह होती तो ये ना होता। हम कह रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं अस्पतालों की बार बार जो है चेकिंग होती, क्यों जांच नहीं की जाती कि वहां क्या कमी है, क्यों पहले से कोई इंतजाम नहीं किया जाता। आप जाएंगे अक्सर अस्पतालों में तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दवाएं नहीं मिलेंगी, और ये चूंकि एक खास किस्म की बीमारी आ गई है और एक साथ कई बच्चे मर गए, इसलिए ये मामला सामने आ गया। वरना आप पूरे बिहार का दौरा करके आप देख लीजिए अस्पतालों की हालत क्या है। और आप दूर न जाइए, पटना जाइए, मैं भी कई मर्तबा गया हूं पटना, आप जाकर के देख लीजिए वहां की हालत क्या है। तो जब बिल्कुल सर पर चीजें आ जाती हैं तब इनकी आंख खुलती है, और तब भी आंख नहीं खुल रही, सो रहे हैं। इससे ज्यादा अफसोसनाक कुछ नहीं है। और नीतीश कुमार जी अगर वो अपनी छवि, जो वो कहते हैं कि हम प्रशासन बाबू हैं, तो अगर वो अपनी छवि जी तो वो अगर वो चाहते हैं कि उनकी छवि ठीक रहे, तो उनको चाहिए कि फौरन एक्शन लें और वो अपने वजीरों पे नहीं, खुद वहां पे जाएं और वहां जाकर के देखें। क्योंकि जब एक चीफ मिनिस्टर कहीं जाता है तो बहुत सारी चीजें ठीक कर दी जाती हैं। लेकिन मुमताज आलम साहब, एक छोटे सवाल, जो अभी असलम आजाद साहब से मेरी बात हो रही थी, असलम आजाद साहब ने कहा कि नीतीश कुमार जी दिल्ली तफरी करने नहीं गए थे। मेरा सवाल यह उठा है कि नीतीश कुमार जी नीति आयोग की वो मीटिंग छोड़ देते, पहले अपने रियासत के मासूमों की जो जाने जा रही हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होना चाहिए था। असलम आजाद साहब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असलम आजाद साहब की बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता। वहां क्या मीटिंग करने गए? अगर आपका सूबा ही ठीक नहीं है तो मीटिंग किस बात की करने आप गए हैं, और क्यों आप गए? पहले जान बचाना वाजिब है, आपको पहले जान बचानी चाहिए थे। आप कह सकते थे कि साहब यहां आफत आई हुई है, हमें ये ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, हम दिल्ली अभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन वही है ना कि चूंकि संजीदगी का माहौल नहीं है। और जब असलम आजाद साहब, आप कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं? मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं देवराज जी आपके पास आ रहा हूं। असलम आजाद साहब। रिजवी साहब ने जो बातें कही हैं मैं इत्तफाक भी करता हूं और कुछ बातों से ना इत्तफाकी भी है मुझे। ये जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने ये फरमाया कि वज़ीर आला को मीटिंग में नहीं जाना चाहिए। इतनी अहम मीटिंग, हिंदुस्तान की बिहार की तकदीर और तस्वीर का मामला था, वहाँ खुसूसी दर्जा देने की बात थी। ये सारे आफात का वहाँ मुस्तकबिल वहाँ पे खतरे में है। बच्चे क्या हैं, सूबे का आपके मुस्तकबिल हैं, मुस्तकबिल जो है वो खत्म हो रहा है, तो आप वहां जा किस लिए रहे हैं? आप कह सकते हैं कि हम इस वक्त ये मुब्तला, ऐसा नहीं है। देखिए हम दिल्ली में बैठे हैं,
हमें उस मीटिंग की इंपॉर्टेंस का अंदाजा है। मगरबी बंगाल की वजीर आला तो नहीं आई, वहां के हालात खराब है, तो वहां के हालात खराब है, तो मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी नहीं, हालात की खराबी की वजह से नहीं आई। नहीं, उनके ताल्लुकात खराब है सरकार से, इसलिए नहीं गई वो ये बात नहीं है। ताल्लुकात इसकी वजह से नहीं गई। अब जहाँ तक आपने बिहार के बारे में देखिए ताल्लुकात खराब की वजह से नहीं, वहां जो डिस्टरबेंस है, डॉक्टरों की हड़ताल है, बहुत सारे मसाइल हैं, इस वक्त ताल्लुकात खराब होने की वजह से नहीं है। बीजेपी से इससे पहले भी ताल्लुकात खराब ही रहे, ममता बनर्जी कभी अच्छे नहीं रहे। और असलम आजाद साहब, मेरा तो ये मानना है कि नीति आयोग की मीटिंग ऐसा नहीं कि बाद में नहीं होती है, हर 3 महीने और 6 महीने पर नीति आयोग की मीटिंग होती है। नीति आयोग की मीटिंग अगर छूट जाती तो आपके रियासत का जो मुस्तकबिल है उसे बचाया जा सकता था। संजीदा नहीं है आपकी सरकार, आप इसे क्यों नहीं मान रहे असलम आजाद साहब? संजीदा नहीं है आपकी सरकार। नीति आयोग की मीटिंग से ये क्या ले आए, हमें ये बताया असलम साहब। आप बताइए कि आपके वजीर आला गए नीति आयोग से क्या लेकर के आए, सूबे के लिए क्या ऐसा लेकर के आए कि जिसके बारे में आप जिक्र कर पाएंगे, बताइए। नहीं, क्या लेकर के आए या नहीं आए वो ये अलग मसला है। अपनी बातों को अलग मसला क्यों है? नहीं, अलग क्या मसला है? सिर्फ चेहरा दिखाने गए थे क्या? सिलसिले में कुदरती आफात के सिलसिले में तालीमात के, ठीक है, मैं समझ गया, आपको पता, मैं समझ गया। आपको पता होगा इसका जवाब आपके पास है। मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूंगा, मैं डॉक्टर वली साहब के पास जाना चाहूंगा। बहुत अहम इशू है, बहुत अहम इशू है। इस पर मेरे ख्याल से पॉलिटिक्स होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि बिहार में भी इस पर लगातार पॉलिटिक्स हो रही है। ये सियासत से ऊपर उठकर इस मुद्दे को देखा जाना चाहिए, सियासत से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। मेरे साथ प्रिया चौधरी जी, लीडर हैं बीजेपी की, वो भी इस डिबेट में मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। इनके अलावा अशरफ काजमी साहब हमारे नुमाइंदे हैं, रिपोर्टर हैं दिल्ली से, और उनकी बिहार की पॉलिटिक्स पर अच्छी नजर रहती है, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ काजमी और प्रिया चौधरी दोनों का मैं वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं प्राइम डिबेट में। मैं डॉक्टर वली साहब आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं ये वजह जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब की क्या वजह है कि हर साल जब गर्मी का मौसम आता है तो खास तौर से बिहार के कुछ हिस्सों में, और हमने देखा कि यूपी में गोरखपुर का भी कुछ जो इलाका है, यहां पर इस तरह का दिमागी बुखार हर साल आता है। सरकार लाख दावे करे लेकिन हर साल बुखार आता है और सैकड़ों हमारे मासूम मौत की नींद सो जाते हैं। डॉक्टर साहब, वजह क्या है इस बुखार की? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, उससे आपको इसकी वजह पता लग जाएगी जी। पहली बात तो हमने अभी तक अपनी ह्यूमन लाइफ, जो एक जिंदगी है, एक जान है, एक बच्चा है, उसकी वैल्यू को समझा नहीं है। सही। मेरी समझ में कल आया कि एक बच्चे की कीमत जो है 4 लाख रुपए है। इसके अलावा सफाई जो है उसकी इन बीमारियों को रोकने में कितनी अहमियत है और कितनी पायदार अहमियत है, उसको हमने अभी तक नहीं समझा और न ही हमने इसके लिए सख्त इक़दाम किए हैं। हमारे यहाँ सब कार्यक्रम हैं, उनका फ़ायदा भी नहीं उठा पा रहे हैं जो लोग। उनके लिए मैं बहुत क्या कहूँ, और बदकिस्मती की बात है कि स्वच्छ भारत अभियान जैसी योजना जिस देश के प्रधानमंत्री ने बनाई हो और वो बच्चों तक नहीं पहुँच रही हो। तीसरे, जो ये ख़ास बीमारियाँ हैं, इनके 2 तरह के रिजर्वायर होते हैं। रिजर्वायर उसको कहते हैं जो बीमारी को अपने अंदर मौजूद रखता है बीमारी का सीजन निकलने के बाद। तो इसमें जो ह्यूमन सफरर्स होते हैं वो एंड पॉइंट रिजर्वायर होते हैं और उनसे कोई ज्यादा वो खतरा नहीं होता। लेकिन जो पिग्स होते हैं, खंजीर होते हैं, उनसे ये बीमारी जो है बहुत ज्यादा फैलती है, साल दर साल ये फैलती चली जा रही है। और पिग्स जो है इसको हम एम्पलीफाइंग रिजर्वायर कहते हैं। जैसे आप माइक्रोफोन लगा देते हैं और मेरी आवाज बढ़ जाती है, इस तरह से वायरस पिग के अंदर जाके नश्वरनुमा पाता है और उससे वो वायरस तादाद में बढ़ जाता है। और उस इन्फेक्टेड पिग को जब कोई मच्छर काट के किसी मासूम बच्चे को काटता है तो इस तरह के बुखार पैदा हो जाते हैं। हालांकि उन्होंने इस बार बड़ी नई नई थ्योरी दी। शुरू में आया कि जो लीची से हो रहा है और लीची को बैट्स खा रही हैं उससे इन्फेक्शन फैल रहा है। ये इन्फेक्शन इस तरह के जो होते हैं जंगली चिड़ियों से और पिग से, यानी खंजीर से फैलते हैं। और इसके बारे में मेरा ये कहना है और ये मानना है, और मैं ये बात अपने दोस्त हर्षवर्धन साहब को भी बताऊंगा कि पिग्स जो लोग पालते हैं उनकी एजुकेशन बहुत जरूरी है कि उनको खुला न छोड़ा जाए और उनको डिजीज फ्री रखा जाए। हम
पिग के बड़े बड़े जो मुल्क हैं उनमें पिग फार्म्स होते हैं, उसको पिगरीज कहते हैं। हम दूसरे अपने जो एनिमल्स हैं उनके लिए हम बना रहे हैं ये, तो पिग्स को भी हमको कंटेन करना पड़ेगा, पिग्स को साफ माहौल में रखना पड़ेगा और पिग्स को बाहर खुला नहीं छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत छोटा तबका होता है समाज का हर शहर में जो पिग्स को पालता भी है और उसके गोश्त को भी इस्तेमाल करता है, और वो पिग्स खुले छुड़े रहते हैं और वो पिग्स पूरे शहर में, गांव में, कस्बे में बीमारियां फैलाते हैं जी। ये बीमारी भी उससे रिलेटेड है, पिग से और वाइल्ड बर्ड से। दो बात। तीसरा जो है, इसका तीसरा नाम जो है, अभी तो एक चमकी नाम आ गया तो लोग बड़े कंफ्यूज हो गए, चमकी बुखार आ गया, चमकी बुखार आ गया, एज इफ इट इज नॉट एनकेफेलाइटिस, इट इज एनकेफेलाइटिस। दूसरा इसका जो नाम है, तीसरा नाम है, वो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल एनकेफेलाइटिस, जो बीमारी टीके से रोकी जा सकती है। तो इसमें टीका भी बहुत आसान है, ज्यादा महंगा भी नहीं है। बायोलॉजिकल एडवांस एक कंपनी है, उसने इंडिया में 1991 से इसका प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। 4 कंपनियां बाहर की हैं जो ये टीका बना रही हैं। हमारे जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स हैं उसमें बच्चों के लिए एनकेफेलाइटिस का टीका बहुत जरूरी और पाबंदी से दिया जाना चाहिए, स्पेशली ऐसे एरियाज में जो एंडेमिक हैं, जहां पे एनकेफेलाइटिस का जोर ज्यादा है और हर साल मौतें होती हैं मासूम बच्चों की इस बीमारी की वजह से। तो 2 इसके मुहाज होते हैं टीके के, एक 2 महीने के आसपास उसके बाद और एक उसके करीब 1 महीने के बाद। तो 2 डोजेज होती हैं और बूस्टर स्कूल गोइंग एज में दिया जा सकता है वो पीडियाट्रिशियन के मशवरे से। तो मेरा ये कहना है कि हमने अभी तक अपनी जिंदगियों की कीमत नहीं समझी, आबादी हमारी हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है, सैनिटेशन के नाम पे हम कुछ करते नहीं है, अस्पतालों की जो ग्रोथ है वो आबादी के हिसाब से है नहीं, लोग सरकारी अस्पतालों में जाने से डर रहे हैं, जबकि हम सबसे अच्छा काम करते हैं, सबसे अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं, हमारे डॉक्टर्स वर्ल्ड में सेकेंड टू नन है। उसके बाद भी अगर ये बीमारियों से हमारा छुटकारा नहीं हुआ है तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। चौथी बात, मैं ये बात दावे के तौर पर कह सकता हूं कि हमारे साथी हैं डॉक्टर हर्षवर्धन से, मेडिकल कॉलेज से जहां से मैं पढ़ा हूं, तो उन्होंने पोलियो पे बहुत अच्छा काम किया था, उसकी वजह से उनको नवाजा गया था WHO अवार्ड से। तो इस बार इस वायरस पे भी उन्होंने ध्यान लगाया है और वादा किया है मुल्क से कि 1 साल के अंदर वो इस बीमारी को कंटेन करेंगे। मैं उनको बधाई देता हूं। हालांकि हर्षवर्धन जी इससे पहले जब हेल्थ मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने यही वादा किया था, और हर्षवर्धन जी जब इससे पहले मिनिस्टर थे उस वक्त भी उन्होंने यही वादा किया था। 5 साल पहले उन्होंने जो फंड्स दिए थे, जी वो भी मैं बता रहा हूं। 5 साल पहले इसी मुजफ्फरपुर के हॉस्पिटल में जब वो आए थे और कल मैंने उनका वो बाइट सुना, मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ कि 5 साल पहले जो उन्होंने फंड्स दिए थे इसकी बीमारी के वार्ड बनाने के लिए, वो वार्ड अब बनकर तैयार हो रहा है। दिस शुड नॉट बी द स्पीड। मैं इसमें कहता हूं वॉर फुटिंग पे स्पीड से ये काम होने चाहिए। और सबसे आखिरी बात जो है वो इसमें ये है कि हमको इस पे रिसर्च करनी चाहिए कि इसका वायरस कौन सा है, उसका टीका कैसे बनेगा, और सीजन से पहले इसका टीका हमारे पास तैयार होना चाहिए और बच्चों को घर घर जाके हमारा टीका हम दे सकते हैं। हमारे पास इतना स्टाफ है, इतनी मैन पावर है, इतने हमारे पास वर्कर्स हैं। तो ये स्कीम्स हमारे पास जो भी हम अगर बिल्कुल जाहिर सी बात है कि पहले से तैयारी हमारी क्यों नहीं होती, हम पहले से तैयार क्यों नहीं होती, ये सवाल तो उठता है। प्रिया चौधरी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि साफ सफाई, स्वच्छ भारत अभियान के बड़े बड़े दावे हम लोग करते हैं और पीएम मोदी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन आखिर जो दावे किए जाते हैं उसमें दम क्यों नहीं है? जिस तरह से डॉक्टर वली साहब बता रहे थे कि साफ सफाई जो है वही एक बड़ी वजह है इस बीमारी के लिए। फेल है हमारी सरकार। देखिए, अगर आप पर्टिकुलरली साफ सफाई की बात कर रहे हैं तो उस विषय में मैं कहना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं लोगों की भागीदारी और लोगों की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित होनी चाहिए। और अभी तक का जो स्वच्छ भारत अभियान सक्सेस हुआ है उसमें जन भागीदारी से ही ये संभव हो पाया। तो जहां तक इस बीमारी से संबंधित सवाल है, हर साल अगर ये बीमारी आती है तो वहाँ के प्रशासन को, वहाँ के लोगों को पूरी तरह से मुस्तैद होना चाहिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये जो घटना हुई है हमारे देश के भविष्य के साथ, हमारे देश के नौनिहालों के साथ, जिस उम्र में ये घटना नई नहीं है। और प्रिया चौधरी जी, नीतीश कुमार सरकार को अकेला मत छोड़िए, वो आपके सहयोगी हैं, आपकी अलायंस पार्टी है, पूरी जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती है।
बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और इस तरह की घटनाएं अगर हर साल हो रही हैं तो क्यों प्रशासन मुस्तैद नहीं था, इस पर सवाल उठना चाहिए। और प्रशासन को भी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि हर बार कहां कमियां रह जाती हैं और क्यों हम अपने देश के बच्चों के साथ, किसी राज्य के बच्चों के साथ इस तरह की वार्षिक घटनाएं हो रही हैं उन पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जहां तक डॉक्टर साहब ने कहा कि टीकाकरण इजायत करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब एक प्रकार की बीमारी का पहले से पता है तो उसके बारे में जागरूकता अभियान इस लेवल पर चलाना चाहिए कि दोबारा से किसी भी तरह की संभावना। तो सरकारें क्यों नहीं कर रही हैं? सिर्फ आप टीवी डिबेट में बैठ के इस तरह के सुझाव देंगी? सरकारें आखिर क्यों नहीं कर रही हैं? चाहे वो जेडीयू की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। यूपी में गोरखपुर का हमने हाल देखा, और लगातार पिछले 15 साल से बिहार के मुजफ्फरपुर में हम ये देख रहे हैं। सिर्फ टीवी डिबेट में सुझाव मत दीजिए प्रिया चौधरी जी, इस पर सरकारों को काम करना चाहिए। सर अभी तमाम अबूजी तमाम न्यूज रिपोर्ट्स के माध्यम से मैंने देखा कि किस तरह से अस्पतालों में एक बेड के ऊपर 2-2, 3-3 बच्चे लेटे हुए हैं। तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है ही, उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता, लेकिन उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत होने में, डेवलप होने में एक समय तो लगना ही है। 5 साल पहले वादा किया था, अभी डॉक्टर वली साहब बता रहे थे 5 साल पहले हर्षवर्धन जी ने वादा किया था कि 100 बेड का एक वार्ड बनाया जाएगा। आज जमीन पर नहीं है वो वार्ड, कुछ काम उस पर नहीं हुआ है। मैं देखिए ये झूठे वादे हैं जिनकी कलाई एक तरह से खुल चुकी है। देवराज सिंह जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि बिल्कुल जो इस तरह के वाकयात होते हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं जो हर साल होते हैं, गर्मियों के मौसम में हमने देखा कि मुजफ्फरपुर में यह कहर हर साल होता है, लेकिन सरकार की यहां पर पोल खुल गई। देवराज जी, फेल है हमारी सरकार। देखिए इसमें नेचुरल क्लाइमेटी जो आपदाएं जो आती हैं प्राकृतिक, वो हर साल आती है, चाहे वो बाढ़ हो चाहे इस तरह की घटनाएं ये जो हो रही है, जो गोरखपुर से लेकर बिहार तक ये जाता है। तो इसके लिए सरकारें पहले से तैयार रहनी चाहिए, क्योंकि बताए 15-16 साल से ये घटनाएं घट रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय में कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसका पैसा भी किस तरह से यूज होता है, यानी उसकी कोई तैयारी नहीं होती है, जबकि सभी को मालूम है कि बाढ़ कब से आ रही है। उस पर राजनीति होती है और उसमें जो लोग हैं पैसा कमाते हैं। लेकिन ये जो घटना है ये प्राकृतिक है और इसमें तैयारी प्रशासन को पूरी तरह से रखनी चाहिए थी। जैसे अभी इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि अब 22 तारीख तक ये स्कूलों को बंद रखेंगे। तो ये इस तरह के, यानी जो बच्चे बाहर निकल रहे हैं गर्मी से, जिस तरह से उनका ये बीमारी बढ़ रही है, तो इसको कैसे कंट्रोल में रखा जाए। तो प्रशासन को भी इसमें अपने चुस्त दुरुस्त रखना होगा कि क्या किस हालत में लोग निकले, कैसे उन्हें बताया जाए, और इसके साथ ही साथ जो राहत सामग्री है उसको भी उनको पहुंचाना होगा। हॉस्पिटल की जहां तक व्यवस्था है कि कितने लोग, जहां तक मैं न्यूज में देख रहा हूं मोर देन 100 जो बच्चे हैं वो इसमें मृत्यु हो चुकी है उनकी। तो इस तरह से जो घटनाएं बढ़ रही है और इससे बढ़ेगी जिस तरह से गर्मी हो रही, तो क्या हमारे पास इतने हॉस्पिटल हैं, क्या हमारे पास इतनी व्यवस्था है, क्या हम उन लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम है कि ये बीमारी क्या है, तो फिर कैसे उनका ट्रीटमेंट होगा। तो ये बहुत सारे प्रश्न। इसके साथ ही साथ अभी जैसे जो बच्चे मृत घोषित हुए हैं उनके लिए जो 4-4 लाख रुपए का इन्होंने जो देने की बात की है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न हैं जो इस पैसे देने की जरूरत नहीं, लेकिन इस बीमारी को कंट्रोल कैसे किया जाए उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सरकार, मैं अशरफ काज़मी साहब आपके पास आऊंगा कि जब इस तरह के इशू होते, हमने देखा कि गोरखपुर में भी हमने देखा, ये इससे पहले बिहार के ही मुजफ्फरपुर में ही आप चले जाइए, इससे पहले के जो वाकये इस तरह के हुए, इस पर सियासत शुरू हो जाती है और फिर एक बार सियासत शुरू हो गई है। यहां पर बयानबाजी और जवाबी इल्जाम शुरू हो गए। कहीं ना कहीं इस तरह के इशू अशरफ काज़मी साहब सियासत की नजर हो जाते हैं और फिर मुझे लग रहा है कि इस पूरे मामले पर सियासत की नजर लगती नजर आ रही है। बिल्कुल अबू हुरैरा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब भी इस तरह के मामले हों, चाहे वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आप गोरखपुर की बात कर लीजिए या बिहार की बात कर लीजिए मुजफ्फरपुर, कई बार ये करीब 1.5 दशक से इस तरह के मामले आ रहे हैं और हर बार कोई भी सरकार हो दावे करती है और एक दूसरे पे पल्ला झाड़ देती है कि ये उन्होंने की, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी ये होना चाहिए था। वो एक दूसरे पे जिम्मेदारी
थोप देती हैं। सिर्फ सियासत होती है और कुछ नहीं। बच्चे क्यों मर रहे हैं, उनको बचाने के क्या उपाय किए जाने चाहिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर है कि थोड़ी सी अपनी हमदर्दी हासिल करने के लिए तमाम जो सरकारें हों या तमाम बड़े नेता हैं, वो जो बच्चे मर जाते हैं उनके घर में जाते हैं, वहाँ पे आर्थिक मदद देने की घोषणा करते हैं। अब बिहार में ही देख लीजिए, सब बच्चों को जो मर गए हैं उनके घोषणा की गई है वहाँ, क्या वो वाकई उनको आर्थिक मदद मिलेगी? उसके बाद क्या हालात हो रहे हैं, नेता उनके घर जाके देख रहे हैं? कोई नहीं देख रहा है। आज खुद आप स्थिति देख लीजिए, केंद्रीय मंत्री पहुंचते हैं, उनकी मौजूदगी में 4-4 बच्चों की मौत हो जाती है। तो स्थिति क्या है? कुछ नहीं है। ये सिर्फ सियासत है और सियासत के नाम पर हमदर्दी वसूल का हमदर्दी हासिल करनी होती है कि गए हमदर्दी हासिल करी 10 दिन। जाहिर सी बात है कि एक बार फिर इस तरह के इशू पर हम सियासत देख रहे हैं और जब सियासत इस तरह के इशू में आ जाती है तो मेन इश्यू पर फोकस एक तरह से हट जाता है। छोटा सा मुझे यहां पर ब्रेक लेना है, कॉमर्शियल ब्रेक, लेकिन ब्रेक से जब हम लौट कर आएंगे तो डॉक्टर वली साहब से हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है, क्या कुछ कदम हमारी सरकारों को उठाने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर हमारे इन मासूमों की जानों का जिम्मेदार कौन है, इस पर भी हम बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। हम बिहार के मुजफ्फरपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर दिमागी बुखार के बाद एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, ये एक कहर है। लेकिन हमने देखा कि रियासती सरकार को जिस तरह से संजीदा होना चाहिए था वो संजीदा नजर नहीं आ रही है। तकरीबन 15 दिनों से ज्यादा से ये मामला उठा हुआ है, लेकिन आज तक रियासत के वजीर आला नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर नहीं गए। हालांकि वो दिल्ली जरूर जाते हैं, नीति आयोग की मीटिंग में शामिल होते हैं, लेकिन अपने मासूमों का हालचाल जानने, जिनके घरों पर दुख की घड़ी है, उनके दुख में शामिल होना भी गवारा नहीं किया नीतीश कुमार जी ने। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। मैं ब्रेक के बाद डॉक्टर वली साहब आपसे ही मैं समझना चाहूंगा कि इसके रोकथाम की अगर बात की जाए, और इसके रोकथाम के लिए तो अमेरिका, जापान तक हिंदुस्तान के डॉक्टर्स होकर आ गए और मशवरा किया गया, लेकिन कोई हल डॉक्टर साहब नहीं निकला। वजह क्या है, कैसे इसे रोका जाए? देखिए, सबसे पहली इसकी वजह जो है, आप अगर नेट पर, वेब पर जाइए जी और आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन दुनिया का जो गरीब तरीन हिस्सा है उसमें है, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक, उसमें आबादी भी ज़्यादा है, उसमें लोगों की एजुकेशन लेवल भी कम है, उसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी कम हैं। तो हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, जो भी हम मेडिकल की तरफ तरक्की करते हैं, एक तो जीडीपी बहुत कम है, बढ़ना चाहिए। हमारे प्लानिंग कमीशन को इसमें कोशिश करनी चाहिए, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे दोस्त हर्षवर्धन जी से भी, वो भी प्लीड करें कि हेल्थ के लिए जो जीडीपी की मिकदार है उसको बढ़ाना चाहिए, ताकि हम मेडिकल रिसर्च में और ज़्यादा काम कर सकें, और कुछ ऐसी बीमारियां जो हमारे यहाँ होती हैं ज़्यादा, जैसे ये हो रही है, उसकी जड़ तक जाए। बड़ा मुझको अच्छा नहीं लगा ये सुन के साहब एक लीची खा ली बच्चे ने, उससे उसकी शुगर डाउन हो गई, तो उससे उसका ब्रेन डैमेज हो गया। स्टैटिस्टिक्स ये कहती है, स्टैटिस्टिक्स के जितने बच्चे सफ़र कर रहे हैं वो इन्फेक्टेड बच्चों का केवल वाहिद 1% है, और जो बच्चे सफर कर रहे हैं उनमें 25% बच्चों में डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी ब्रेन डैमेज की वजह से। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है, और वेस्टर्न कंट्रीज में डिसेबिलिटी को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग होती है कि हमारे कल के होने वाले बच्चे डिसेबल ना हो, उनको एनकेफेलाइटिस के असरात ना हो, वो हेल्दी बच्चे हों। तो इस पर ज़्यादा फंडिंग की नंबर 1 ज़रूरत है। विदाउट फंडिंग, विदाउट मनी, देयर इज नो रिसर्च। दूसरे, हमको वायरस को आइडेंटिफाई करके, अब ये पहली तारीख, दूसरी तारीख से रिपोर्ट हो रहे थे केसेस, बट आप लोग और हम लोग सब बाखबर नहीं थे, तो बीच में कुछ इलेक्शन के अनाउंसमेंट, सरकारें बन रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, वी वर एक्टिव। तो अब ये चीज़ सामने आई है, तो इसको हम अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए हमको बहुत बाखबर हो जाना चाहिए। पीडियाट्रिशियन डॉक्टर्स को बड़े बड़े बुलाना चाहिए। हमारे प्लानिंग कमीशन में भी एक बहुत अच्छे एम्स के डॉक्टर पॉल हैं पीडियाट्रिशियन, उनसे मशवरा करना चाहिए कि इस बीमारी को हम कैसे कंटेन कर सकते हैं। इसके 2 रास्ते मैंने बताए हैं जी। एक तो हम आबादी को तो हम कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं, डिस्कशन में ही रह जाती है। दूसरा जो चीज़ हम कर सकते हैं वो हमको इसमें इस्तेमाल करना चाहिए, प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान, सफाई, सैनिटेशन,
डीकंजेस्ट करना चाहिए, बच्चों को गैर जरूरी एक्सपोज नहीं करना चाहिए हीट से। मॉस्किटो प्रिवेंशन कर सकते हैं हम लोग, हम मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगा सकते हैं, हम बच्चों पे मच्छरदानी लगा सकते हैं, हमारी गवर्नमेंट्स मच्छरदानियां बांट सकती हैं, हमारी गवर्नमेंट्स और दूसरे इकदाम कर सकती हैं जिससे मच्छर मारे जा सकें। तो मच्छर से फैलने वाली तमाम वायरल बीमारियां कब्जे में आ जाएंगी। इसके बाद श्रीलंका जैसे कंट्री ने अपनी कंट्री में को मॉस्किटो फ्री डिक्लेयर कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम भी कर सकते हैं, हमारे पास उससे ज्यादा रिसोर्सेज हैं। बिल्कुल। मच्छर के बाद सैनिटेशन, सैनिटेशन के बाद बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन, ये वैक्सीन प्रिवेंटेबल एनकेफेलाइटिस कहलाती है। मुझको बड़ा अजीब सा लग रहा है, इसको बड़ा कंफ्यूज कर दिया गया है कि लीची से हुई है, कोई दूसरा बुखार है, इट्स एनकेफेलाइटिस लाइक सिंड्रोम है। क्या इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसके वायरस को, और हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये वायरस है। चूंकि वायरल बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वायरल एनकेफेलाइटिस एक बार जब हो जाती है तो उसको बच्चे को बचाना बहुत मुश्किल होता है, एडल्ट को भी। तो उस वक्त जब वायरल एनकेफेलाइटिस हो चुके तो हमारे पास ज्यादा स्कोप नहीं होता है जान बचाने का, लेकिन प्रिवेंशन के वक्त हमारे पास पूरा स्कोप होता है। तो पाबंदी से 2 टीके एनकेफेलाइटिस वैक्सीन इंडिजिनस बनाकर उसको हम अपने बच्चों को लगाएं। ये छोटे बच्चों को होती है, बहुत से बच्चों को स्कूल जाने से पहले हो जाती है, तो उनको बच्चों को आइडेंटिफाई करके हमारी वर्कर्स हैं जो गाँवों में रहती हैं, रिमोट एरियाज में रहती हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हेल्थ की रीच नहीं है छोटी जगहों पर, बट कहीं ना कहीं उस विल की कमी है जिसको हम पॉलिटिकल विल कहते हैं, या हमारे जाहिर सी बात है कि संजीदगी की कमी नजर आती है, संजीदगी की कमी नजर आती है, वरना वसाइल हमारे पास हैं, वसाइल हमारे पास है और रोकथाम की जा सकती है। प्रिया चौधरी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बड़ी अच्छी बातें डॉक्टर साहब बता रहे थे, लेकिन कुछ कमियां उन्होंने गिनवाई जिसमें सरकार हर बार फेल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है प्रिया चौधरी जी? बच्चों की जानों की परवाह नहीं है सरकार को, और हर साल ये वाकये होते हैं। कुछ देर पहले आपसे कहा नहीं, ऐसा नहीं है। कम से कम केंद्र सरकार की तरफ से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि सरकार किस तरह से हेल्थ सेक्टर को लेके मुस्तैद है और काम करने पे लगातार लगी हुई है। अगर 18-19 के बजट की, 19-20 के इंटरिम बजट की ही बात करूं तो 63,400 करोड़ का बजट रहा, जो अपने पिछले बजट से खुद में 16% अधिक था। तो 14 के बाद से लगातार हेल्थ सेक्टर का जो बजट है वो बढ़ाया गया है। 13-14 एम्स पास किए गए हैं। हमारे देश में पहले कितने एम्स थे और कुल 5 साल के दौरान कितने एम्स पास कर दिए गए? उनमें से 70% एम्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है। आने वाले समय में हम चाहेंगे कि बिहार की बात कीजिए, जहां पर आप मरीजों के लिए बेड नहीं है, एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चे लेटे हुए हैं। प्रिया चौधरी, वहां की बात क्यों नहीं कर रही हैं आप एम्स छोड़ दीजिए, आप बिहार की बात कीजिए, जो वहां की तस्वीर है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी के साथ में अलायंस, आपकी अलायंस गवर्नमेंट है बिहार में, इस वजह से बिहार पर फोकस कीजिए। बिहार की जो हालत है, डॉक्टर ध्यान नहीं दे रहे हैं, डॉक्टरों की कमी है। मैं वही बात कर रही हूँ कि ये बजट सिर्फ एक प्रदेश के लिए तो होगा नहीं ना अबू जी, ये तो हर प्रदेश के लिए बजट है, तो हर प्रदेश में इस तरह से पहुंचाए जाने की बात है। और जहां तक ये बात आप कर रहे हैं तो मैं वही कह रही हूँ कि खुद हर्षवर्धन जी वहां पर जाते हैं, और हर्षवर्धन जी वो व्यक्ति हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, जो काला ज्वर के लिए और पोलियो के लिए इंटरनेशनल अवार्ड्स जिन्हें मिल चुके हैं। तो अब ये उनके संज्ञान में ये चीजें थी पहले से ही, उसके ऊपर लगातार हर्षवर्धन जी ने पिछले 5 साल पहले 100 बेडों के आईसीयू एक आईसीयू का ऐलान किया था, फंड भी जारी किया गया था, लेकिन वो आज आईसीयू कहां है, वो 100 बेड कहां है? हर्षवर्धन जी ने ही ऐलान किया था। प्रिया चौधरी जी, उन्होंने खुद खेद जताया इस बात के ऊपर कि कहां पर हैं, और तो जल्द से जल्द वो फिर से बनकर तैयार हो जाए। मैं असलम आजाद साहब, क्या वाकई में इस तरह के जो इश्यूज है, जो सपोर्ट सेंटर से मिलना चाहिए, वो बिहार को नहीं मिलता है? असलम आजाद साहब, सच्चाई बताइए मुझे। नहीं हो रहा साहब, ऐसा है कि 5 साल कबल जो है केंद्र सरकार ने ये ऐलान किया था कि वहाँ आईसीयू बनेगा, लेकिन किसी वजह से इसके असबाब क्या है मैं नहीं बता सकता, वो नहीं बन सका था। एक बात और, 2-3 बातें सामने आई हैं। मैं उसी इलाके का रहने वाला हूँ जी, मुजफ्फरपुर का वो इलाका जो अब सीतामढ़ी बन गया है, वहाँ का रहने वाला हूँ।
एक बात और सामने आई है, जो अभी डॉक्टर साहब ने, वली साहब ने ये बात कही कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कसीर आबादी बिहार में है। ये एक बात जो इन्होंने भी कही, मैं ये बता दूं। दूसरी बात ये कि सबसे ज़्यादा बजट पर अगर खर्च होता है बिहार में तो तालीम के बाद सेहत ही पे, ये मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। और इससे कब्ल, नीतीश कुमार से कब्ल हॉस्पिटल्स का हाल ये था कि 2, 4, 5, 10 मरीज जाया करते थे। लेकिन इस सरकार ने जो कुछ काम किया है उसकी वजह से आज एक की बजाय अब 1000 जो है वहाँ। असलम आजाद साहब, आज की तस्वीर आप बताइए। आपके हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की कमी है, आपके हॉस्पिटल में बेड है, बेडों की कमी है, आपके हॉस्पिटल में सही देखरेख नहीं है, बदनजमी है, बदइंतजामी है, इसका जिक्र भी कीजिए। नहीं, इसका जिक्र भी कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी बातें सही हैं। नहीं, यही वजह है कि आज जो बसमानदगी है बिहार में, सेहत की खराबी है, इल्मी बदहाली है, इनको जो है नीतीश कुमार ने रास्ते पे लाया। यही वजह है कि आज सुशांत बाबू आप तंज कर रहे थे, हकीकत यह है कि वो सुशांत बाबू है। उन्होंने जो कुछ किया है वो पूरी दुनिया जान रही है और उसकी जो है सताइश हो रही है, ये मैं बता रहा हूँ। अशरफ काज़मी जी, आप दिल्ली में रहते हैं लेकिन बिहार की पॉलिटिक्स पे अच्छी नजर रहती है। अशरफ काज़मी, मैं सच्चाई समझना चाह रहा हूं, क्या जिस तरह का ये वाकया हुआ इसमें बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि सेंटर एक तरह से संजीदा नजर नहीं आता है बिहार की सरकार को लेकर। जो सपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बिहार को मिलना चाहिए था वो एक तरह से सपोर्ट मिलता नहीं दिख रहा है। हर्षवर्धन जी इससे पहले भी गए थे, उन्होंने दौरा किया था, वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए। बिल्कुल अबू हुरैरा, यही बात है कि देखिए जो दोनों सरकारों में समन्वय है होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिस तरह की मदद मिलनी चाहिए, जो एक दूसरे से संवाद होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह बहुत हो सकती है और उसके पीछे अगर आप ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ राजनीति मिलेगी और कुछ नहीं है। यही एक वजह है, नहीं तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि अगर इसमें पॉलिटिकली विल, जैसा डॉक्टर वली कह रहे थे अभी, अगर इच्छा हो तो इसका जितना आधारभूत ढांचा है वो मजबूत हो सकता है। पैसे की कोई कमी नहीं है, अपने पास संसाधन सब कुछ है। सिर्फ कमी जो रहती है वो राजनीतिक इच्छा शक्ति की रहती है, क्योंकि जो काम करती है राजनीतिक दल वो सब उनका एक ही स्वार्थ होता है, वो स्वार्थ होता है वोट का, और वो वोट की राजनीति के चक्कर में ये सब भूल जाते हैं। आज जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं कि बच्चे मर रहे हैं, तो उसके बाद तमाम बड़े नेताओं को याद आ रहा है कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ आधारभूत ढांचा नहीं है। क्या उनको पहले पता नहीं था? सबकी को जानकारी है। बिहार के नेताओं ने, बिहार के मंत्रियों ने पहले यहाँ दिल्ली में आके सबको बताया। दिल्ली के लोगों को जानते हैं, मंत्री क्या स्थिति है वो बिहार के बारे में जानते हैं। केंद्र के जितने मंत्री हैं वो सब जानते हैं। बिहार का एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व केंद्र की सरकार में है, सब लोग जानते हैं। लेकिन इसके पीछे सिर्फ राजनीति है, जिस वजह से आज बिहार इस मकाम पे पहुंचा हुआ है और इन हालात से जूझ रहा है। सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। जी मुमताज आलम रिजवी साहब, वाकई में जो तस्वीर है, जमीनी तस्वीर की हकीकत की अगर हम बात करें तो सिर्फ सियासत नजर आ रही है। नीतीश कुमार जी को फिक्र लगी हुई कैसे बिहार को पैकेज मिल जाए। नीति आयोग की मीटिंग वो जरूर जाएंगे लेकिन बच्चों का हालचाल नहीं जानने जाते। लेकिन जो हकीकत है बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा है कि जो सेंटर की तरफ से रिस्पांस होना चाहिए था उसमें एक तो देरी हुई और उस तरह का रिस्पांस मिला भी नहीं जो जरूरत है बिहार के मासूमों को। देखिए, मैं आपको हुरैरा साहब, बड़ा अच्छा सवाल आपने पहले किया था जिस पर हमारे जो जेडीयू के लीडर हैं उन्होंने उस पर, असलम भाई, उन्होंने जवाब उसका नहीं दिया। दरअसल नीतीश कुमार जब दोबारा बीजेपी से इन्होंने हाथ मिलाया तो उसके बाद नीतीश कुमार की ज़बान बंद हो गई, वो हुकूमत से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। यही नीतीश कुमार है जो बिहार के लिए खुसूसी दर्जा मांगते थे कि बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा दिया जाए। लेकिन आपने क्या पिछले कुछ वर्षों में नीतीश कुमार से ऐसा कोई सवाल सुना है? उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलते। मैं वही तो पूछ रहा था कि वो अगर नीति आयोग की मीटिंग में आए थे तो लेके क्या गए? बिल्कुल, क्या उन्होंने डिमांड की? क्या उन्होंने कहा? कोई सवाल खड़ा किया? क्योंकि उनको इक़्तिदार प्यारा है, उनको कुर्सी प्यारी है, उनको कुर्सी चाहिए। क्यों नहीं मांगते? बिहार की जब ये हालत है और बिहार में सिर्फ ये
अस्पतालों की बात नहीं है, आप स्कूल देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि बड़ी तारीफें हो रही हैं, कहां तारीफ हो रही है? अगर सैलाब आ जाए तो वहां कितने लोग मरते हैं और उसका कोई निजाम नहीं होता है। तो कम से कम बिहार को खुसूसी रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। जो इनका ये मुतालबा था वो कहां चला गया? मुतालबा क्यों नहीं कर रहे हैं ये मोदी सरकार से मुतालबा? इतनी जरूरतें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, तो अगर नहीं है तो अब नीतीश बाबू कहीं ना कहीं दबकर सियासत कर रहे हैं और ये हकीकत है, ये हकीकत है। इसमें क्या शक है? मैं कह तो रहा हूं, इसमें क्या शक है कि वो बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे। अब थोड़ा से उन्होंने, अभी जब उनको मरकज में, जब ये 16 सीट जीते आम इंतखाबात में और मरकज में उनको सिर्फ एक वजारत दी जा रही थी और वो चाहते थे कि 2-3 वजीर मिले, तो जब उनको वजारत नहीं दी गई तब उनके तेवर थोड़ा लहजा बदला है, लेकिन अभी भी जबान नहीं आई है, माफ कीजिएगा। वो इत्तेहाद रहेगा नहीं रहेगा इस पर बात कहते नहीं बिहार में ठीक है, बाकी जगह ठीक नहीं। क्यों बाकी जगह आप कहां एनडीए में? आपको बिहार में फैसला लेना चाहिए ना, आपको डिमांड करनी चाहिए थी, लेकिन आपको कुर्सी चाहिए, आपको कुर्सी चाहिए। असलम आजाद साहब, मुझे इसका जवाब चाहिए। जो बात मुमताज आलम रिजवी साहब कह रहे हैं कि बीजेपी जितनी मजबूत इस बार होकर आई है, कहीं ना कहीं उसका दबाव जेडीयू पर है और नीतीश कुमार जी पर साफ तौर से जाहिर हो रहा है, दबाव है आप लोगों पर। बिल्कुल है। नहीं रिजवी साहब, ऐसा लगता है कि बहुत नाराज है नीतीश कुमार से और बायस होकर के हम हालात से आपको पता है 125 बच्चे मर गए, नाराज नहीं होंगे? नहीं अगर नहीं मतलब अभी भी आप चाहते हैं कि आपसे ज्यादा नाराज हूं। मैं बता दूं रिजवी साहब, मैं आपसे कम नाराज नहीं हूं। नहीं मैं आपसे कम नाराज नहीं हूं। जो जिम्मेदार है होना चाहिए। असलम आजाद साहब, सरकार को डिफेंड नहीं करते आप अगर नाराज होते? को पैकेज देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप ये बताइए। खुसूसी रियासत का दर्जा या नहीं, सरकार को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है वो सामने रख रहा हूं। बिल्कुल देना चाहिए, इसीलिए तो नीतीश कुमार वहां गए थे। आपने कहा कुछ नहीं मिला, आपको पता है कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार उस तरह से जो है वो कुछ नहीं करते जो आम लीडर करते हैं। बताइए तो। वो खामोशी से अपनी बातों को रखते हैं। नहीं क्या मिला आज? नहीं मैं बताऊं, नीतीश कुमार ने बहुत संजीदगी से सियासत की है। उन्होंने जो है ये लालू यादव की तरह जज्बाती बातें करके जो है लोगों को गुमराह नहीं किया। लालू यादव को छोड़ दीजिए भाई, वो तो बहुत अच्छे से सरकार चला रहे थे। उनके नाम पर सियासत करोगे? जेल में एक आदमी पड़ा है उनके नाम पे, आप लालू यादव उनके नाम पर सियासत नहीं कर रहा हूं। एक मिनट, नीतीश कुमार नहीं, तब इतने जदीद लालू यादव नहीं, तब इतनी जदीद फैसिलिटीज नहीं थी, तब इतना पैसे वहां नहीं थे। आज तो चीजें भी हैं और आप हुकूमत में हैं, आप जिससे आप एलाई हैं उसकी हुकूमत मरकज में है, आप क्यों डिमांड नहीं करते? आप ये बताइए, मरकज को जो चीज बिहार को देनी चाहिए थे पैकेज, क्या उसने दिया? और नहीं दिया तो आपने क्या मांगा? देवराज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देवराज जी, क्या अब जो हालात हैं बिहार के, मैं असलम आजाद साहब आ रहा हूं। 13 देखिए ना, खुसूसी दर्जा देने के। ठीक है असलम आजाद साहब, मैं देवराज जी आपके पास आ रहा हूं। देवराज जी, जो हालात हैं, जो इतने मासूमों की जाने गई या इससे पहले भी गई, अब उसे अगर हम छोड़ दें और इस बार पे अगर हम फोकस करें, 125 से ज्यादा मासूमों की जानें चली गई हैं और सरकार संजीदा नजर नहीं आ रही। ऐसे हालात में अब जिम्मेदार असल किसे मानेंगे? कौन है असल कातिल इन मासूमों का? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो ये नेचुरल, मैं उससे पहले भी कह रहा हूँ कि जो प्राकृतिक आपदा के रूप में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो जो प्रशासन होता है, सरकारें जो होती हैं, वो अपनी तैयारी में रहती हैं। कितनी उनकी तैयारी है, तो ये तैयारी उनकी है या नहीं है, कितनी हो रही है वो दिख रही है। तो इसमें एक तो सरकार भी जिम्मेदार है, मैं सरकार को भी इसमें क्लीन चिट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसी जो समस्या होती है तो उसकी तैयारी भी पूर्ण नहीं होती है। क्योंकि प्राकृतिक जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे इस तरह की घटनाएं आए हुए, तो उनको लड़ने में सरकारों की जो तैयारी में बहुत सारी चीजें। दूसरी बात जो अभी बात कर रहे थे कि विल की, जो विल है लोगों के अंदर, वो विल आती है तभी समस्या का समाधान होगा। ये भी, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन अभी जो बात कर रहे थे कि नीतीश जी और जो सरकार है केंद्र में,
राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किस तरह से उस तरह से प्रेशर नहीं बना रहे हैं, तो वो बात तो एक चीज है सेंटर के साथ और स्टेट के साथ, क्योंकि अभी जो स्थिति जो बनी है भारतीय राजनीति में, उसमें केंद्र सरकार बहुत मजबूती से बीजेपी आई है और सारी जो सीटें हैं कि चाहे वो जेडीयू हो चाहे और कोई पार्टी हो, वो मोदी जी के नाम से ही चुनाव जीत के आई है। तो इसीलिए उनके ऊपर प्रेशर उन्हें उतना नहीं है। तो ये चीजें भी देखनी होंगी राजनीतिक, ये अच्छी तरह से नीतीश कुमार जी भी जान रहे होंगे कि किस तरह से प्रेशर बनाया जाए। जहां तक उनका अभी जो दिल्ली में योजना आयोग में आने का जो बात कही जा रही है, तो वो उसी राहत सामग्री जो भी है या सैन्य आपात जो दी जाती है इनके राहत सामग्री ऐसी घटनाओं के लिए, वो मैं किसी न्यूज़पेपर में देख रहा था कि उसी सिलसिले में इनकी यहाँ मीटिंग हुई है। तो क्या हुई है, अभी ये कितना मिल रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में मैंने अभी कोई जानकारी मुझे नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर वली साहब, हमारे नाजरीन को क्या कुछ मशवरा देना चाहेंगे, कैसे बचाव हो? और हम देखते हैं कि हर साल इस तरह की आफत आती है, आखिर कैसे बचा जाए, बचाव कैसे करें लोग, खास तौर से मुजफ्फरपुर का जो एरिया है, यूपी में गोरखपुर का ये पूरा एरिया, कि हर साल इस तरह की आफत आती है, लोग परेशान होते हैं, मासूमों की जानें जाती हैं। क्या कुछ मशवरा देंगे हमारे चैनल के जरिए हमारे नाजरीन को? मैं इसमें एक एडजेक्टिव लगा दूं तो सबका मासूम है, गरीब मासूमों की जाने जाती हैं। बिल्कुल। वो गरीब जो हैं उनके लिए कुछ खाने हैं, कुछ अनाज हैं, जो रागी है, रागी न्यूट्रिशन है, गुड़ है, जैगरी है, तो ये रागी है, गुड़ है, एनीमिया उससे ठीक होता है। हमारे न्यूट्रिशन जब तक बच्चों का ठीक नहीं होगा, जो लोग एग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए एग है, तो अंडा है, रागी है, जैगरी गुड़ है, गन्ना है, फल है, जो भी अवेलेबल है गरीब आदमी को। गरीब आदमी अमरूद खा सकता है खरीद के आज की तारीख में। तो बच्चों की सेहत को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाए, खासतौर से जो गरीब तबके के बच्चे हैं जिनको खाना मैसर नहीं है, उनके लिए जो स्कीम्स चल रही हैं स्कूल में, उसमें फ्रूट्स और हाई प्रोटीन डाइट का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। ये नंबर 1 है न्यूट्रिशन। नंबर 2 सैनिटेशन, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, सैनिटेशन कम्स फ्रॉम विद इन, वो हमारे अंदर से आता है। जब तक हम अंदर से सफाई को प्यार नहीं करेंगे, सफाई रखने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक ये गंदगी से रिलेटेड बीमारियां, जिनमें टाइफाइड भी आता है, वो होती रहेंगी, मलेरिया होता रहेगा, डेंगू होता रहेगा। तो और बिहार में तो कालाजार भी होता है, वो भी मच्छर और ये सब सेटसी फ्लाई वगैरह इससे होता है। बहुत सी बीमारियां बिहार में और ज्यादा है, फाइलेरिया ज्यादा है। तो इस सब में सैनिटेशन का बड़ा रोल है। मैंने इस बीमारी के सिलसिले में बात की है पिग ब्रीडर्स की। पिग ब्रीडर्स की एजुकेशन और पिग जो लोग पाल रहे हैं उनको जगह दी जाए, ताकि पिग ग्रीस बनाए, पिग फॉर्म्स बनाए, ताकि ये पिग जो है बीमार ना हो। जब तक पिग में रिजर्वायर रहेगा, ऐसी बीमारियों का रोकथाम जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो पिग ग्रीस की सुपरविजन और उनकी एजुकेशन, जो लोग पिग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, पालते हैं, छोड़ देते हैं उनको खुला कूड़े में, आवारा पिग्स, तो उनकी रोकथाम बहुत जरूरी है। और चौथा वैक्सीनेशन, हम अपने बच्चों को वैक्सीन। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। हज में एक साल मेनिंजाइटिस फैली थी और मैं वहां ड्यूटी पे था। वहां की गवर्नमेंट ने, वहां पे वैक्सीन नहीं था सऊदी अरब में, और आप कितनी बड़ी वहां पॉपुलेशन थी जो वहां लोग विजिट कर रहे थे हज पे, हाजियों की। 3 दिन के अंदर फ्रांस से वैक्सीन इंपोर्ट किया और फ्री ऑफ कॉस्ट हर मेडिकल सेंटर में, हर कंट्री के मेडिकल सेंटर में, हर डिस्पेंसरी में, हर हॉस्पिटल में कोई भी जाकर मेनिंजाइटिस का वैक्सीन लगवा सकता था। और उसी पीरियड में उन्होंने मेनिंजाइटिस को कंट्रोल कर लिया और अब कोई मजाल नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि काबू पाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ विल होना चाहिए और इस पर संजीदा होना चाहिए। बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब आपने बताई, हमारे नाजरीन तक आपका मैसेज भी पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर एम वली साहब मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। प्रिया चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, मुमताज आलम रिजवी साहब, देवराज सिंह जी, असलम आजाद साहब आपका भी शुक्रिया, और अशरफ काजमी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। इस तरह के इश्यू पर सियासत नहीं होनी चाहिए और संजीदगी से इस तरह के इशू को लेने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।